अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सनम एजाज, वॉइस टेलीविज़न उर्दू की लाइव नशियात सुबह के 9:01 और 47 सेकंड हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी यही बता रही है दिसंबर की 20 तारीख है, दिन है शनिचर का। पयाम सुबह है प्रोग्राम, और पयाम सुबह प्रोग्राम में हम सुबह सुबह आपको खबरों से बाखबर करते हैं, हालात से लेके दूसरे मामलात से आपको रोशनास भी करते हैं। और आज आपको बताते चलें कि आज पयाम सुबह में उमर अब्दुल्ला दिल्ली मुलाकात कर चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कश्मीर में कल वज़ीर ने बड़ा बयान दिया, वो क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे। बारामूला में खौफ हरास भी फैला, हंदवाड़ा की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ मौसम के मिजाज के हवाले से आज बदलते तेवरों की कहानी है, वो भी बताएंगे। लेकिन आज के पयाम सुबह में मैं अकेला नहीं हूँ, बिल्कुल यकीन रखिएगा, मैं आज अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ ना हिलाल हंजूरी है, ना इकरा नबी है, बल्कि मेरे साथ हैं मेरे साथी और ख़ास साथी जो आज पयाम सुबह में मेरे साथ हैं। खुद बताएंगे कौन है मेरे साथी और आज के पयाम सुबह में ख़ास क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी, मेरी तरफ से भी हमारे देखने वाले नाजरीन को प्यार भरा सलाम हो। आज इकरा की तबीयत नासाज थी, जिसके बाद हमने सोचा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते और इसलिए मैं आपका साथ देने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। नाजरीन, आपको पता है कि हर सुबह 9 बजे पयाम सुबह प्रोग्राम हम आप तक पहुँचाते हैं, जिसमें हम यहाँ मकामी ख़बरों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी ख़बरें आप तक पहुँचाते हैं। और आज जो ख़बरें हमारे पास हैं वो एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो वादे दिए गए थे, एक बार फिर से उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हंदवाड़ा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसने महकमे सेहत की जो कलई है वो खोल के रखती है। बारामूला में जो कान दस गई है उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ लेकिन सबसे पहले हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के फंड्स के मामले पर बात करेंगे। सनम जी बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला पहले बता रहे थे फंड्स नहीं है, लेकिन परसों ने जो इंडियन एक्सप्रेस का अड्डा था उसमें जब मीडिया से बात की तो बताया कि फंड्स के हवाले से दिल्ली उनसे बड़ी फराग दिल रही है और ख़ूब उन्हें फंड्स रिलीज़ किए हैं। और उतने किए हैं कि अगर दिल्ली चाहती तो उन्हें घुटनों पे ला सकती थी, लेकिन दिल्ली मेहरबान रही। और उमर अब्दुल्ला ने फिर आज रात जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जल जीवन मिशन के तहत जो इमदाद है, मरकज़ी इमदाद जो है वो जो है उसको रिलीज़ करने का मुतालबा किया। और जावेद राना भी आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, जल शक्ति के जम्मू कश्मीर के वज़ीर हैं। और साथ साथ में आपको हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। और कई अहम अमूर जो हैं जम्मू कश्मीर से मुतालिक मरकज़ी वज़ारत के साथ जो है डिस्कस किए गए। पैसे की फराग दिल्ली की बात जो है उस पर अगर हम देखें तो आम तौर पे कश्मीर में उस पर उमर अब्दुल्ला के उस बयान को सिर्फ पॉलिटिकल बयान बता रहे हैं, कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मरकज़ ने फराग दिल्ली के साथ पैसे रिलीज़ किए होते या जिस तरह उमर अब्दुल्ला का कहना था कि बजट से ज़्यादा पैसे दिए गए होते तो फिर यहाँ पे कहीं काम हुआ होता, कोई कंस्ट्रक्शन हुई होती, कोई नया रोड बना होता, कहीं हमारी गली नुक्कड़ में भी मैगडमाइज हुआ होता, या हमारे जितने भी बाकी मामलात हैं जिनके लिए, या हमारी ट्रेजरीज़ में जो लोगों को मुलाजमीन को GP फंड है, जो पेंशन की ग्रेजुएटी वगैरह है वो रिलीज़ हुए होते। साल 15-15 महीने जो है वो नहीं लगते। और उमर अब्दुल्ला की सरकार के बाद अक्सर लोगों की यही, जब से पावर में आए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, इस दौरान ये सारे मामलात फिर नहीं आते। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि लोगों में उनके तय नेगेटिव मैसेज चला जाए। और पैसे के मामले में फ्रॉम द डे फर्स्ट उमर अब्दुल्ला सरकार के हक से हवाले से कोई पॉजिटिव खबर लोगों में नहीं पहुंची है। और कल हमने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से भी रिजवान बात की थी, उनसे भी पूछा था, तो अक्सर ने हमने उन्हें बताया था कि आइए प्रोग्राम्स में आइए, बताइए क्या क्या है, डेवलपमेंट हुई है, इतना पैसा है। आप तो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ख़जाना खाली है। तो उमर साहब ने ये जो बताया तो अक्सर ने इस पर बताया कि बयान दिया जाता है, बयान की बात कुछ नहीं है। और कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है वो भी आ करती हुई नज़र आई कल इस मामले पे। अब जो दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है तो इसी मुलाकात के हवाले से उम्मीद है कि CR पाटिल जो मरकज़ी आपाशी के वज़ीर हैं, जल शक्ति के वज़ीर हैं, वो कम अज़ कम, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपाशी का बड़ा मसला है, जल जीवन मिशन जो है वो स्कीम को नाकाम ही कहा जाता है, क्योंकि उस स्कीम के ज़रिए लोगों को पाइप में तो पहुँचाई गई
और पानी नहीं पहुंचाएगा। और पाइपों के हवाले से भी यही कहा जाता है कि पाइपें किसी बड़े साहब की कंपनी थी, उस कंपनी में लोग उसको फ़ायदा देना था, तो पाइपें अंधाधुंध उससे परचेज़ की गई, लोगों को डाली गई। और वाकई में कुछ ऐसा भी था कि अब की बार जो कानून का ख़जाना था पाइपों के मामले में वो खोला गया था। खूब पाइपें आई, जम्मू कश्मीर आई, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां 2 साल पहले पाइपें बिछाई गई थी वो सब फंक्शनल थी, वहां पे भी उनको उखाड़ के भी नई पाइपें लगाई गई। वो किस लिए लगाई गई वो मालूम नहीं हो सका, सिर्फ अंदाजे लोगों ने किए कि कोई बड़ा साहब था जिसकी वो कंपनी थी, जिसकी वो फैक्ट्री थी जहाँ पाइपें बनती थी, तो उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पाइपें जो है वो ख़रीदी गई थी। एक वो सवाल था। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने इलेक्शन मंशूर में भी बड़े दावे किए थे, मुफ्त बिजली की बात की थी, मुफ्त राशन की बात की थी। रिजवान जी हमारे जो वजीर हैं सतीश शर्मा, कल उन्हें मुफ्त राशन मुफ्त बिजली की बात की, तो क्या बात जी सनम जी, एक बार फिर से हम नाजरीन को याद दिला दें कि एक बार फिर से वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, गुज़श्ता बरस भी इन्होंने यही जब इलेक्शन के दौरान की एक वाज़ह जो पॉलिसी थी मंशूर नज़र आ रहा था। इसके बाद से कई मरतबा इन्होंने कहा कि जो मुफ्त राशन है, इसके साथ साथ जो मुफ्त बिजली 200 यूनिट है वो दिए जाएंगे। लेकिन इस साल मार्च में हमने देखा सनम जी कि इन्होंने कहा था कि जो मुफ्त राशन है वो दिया जाएगा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 1 महीने कबल की एक वीडियो सनम जी वो हमने निकाली है, नईम से मैं कहूँगा कि वो चलाए। उसमें जो सतीश शर्मा है वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त यूटी में हैं, फंड्स की कमी है, इसलिए जो ये मुफ्त राशन की बात है या दीगर जो लोगों को वादे दिए गए हैं उनको पूरा करने में दिक्कत हो रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 4 साल बाकी हैं, 4 साल में ये वादे पूरे किए जाएंगे। सनम जी, क्या ये कभी भी वादे पूरे हो सकते हैं? पहले सतीश शर्मा को सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या वादे पूरे होंगे। जो 10 लाख लोग थे उनको हमने पिछले सेशन में वो प्रोवाइड करा जो AAY है जी। लेकिन मुझे लगता है अभी हमारे पास 4 साल हैं जी। पैसे की तंगी आपको पता है हमारे सामने है, जैसे जैसे रिसोर्सेज बनेंगे, लेकिन जो जो कमिटमेंट की है 5 सालों के अंदर वो पूरी कर। पूरे जो 10 लाख लोग थे उनको हमने पिछले सेशन में वो प्रोवाइड करा जो AAY है जी। लेकिन मुझे लगता है अभी हमारे पास 4 साल हैं जी। पैसे की तंगी आपको पता है हमारे सामने है, जैसे जैसे रिसोर्सेज बनेंगे, लेकिन जो जो कमिटमेंट की है। पैसे की तंगी है, सतीश शर्मा बता रहे हैं हमारे पास पैसे की तंगी है, लेकिन जो जो कमिटमेंट्स हैं वो 4 साल हमारे पास अभी बचे हैं, ये होगा। ये पुराना 1 महीना पुराना का वीडियो था। और ये सतीश शर्मा बता रहे हैं, वजीर हैं, कैबिनेट वजीर हैं, और यहाँ उमर साहब बता रहे हैं कि पैसा फरागदिली से दिया गया है। 2 कंट्राडिक्टरी बयानात हैं। और जिस तरह आपने पूछा कि क्या ये वादे पूरे कर सकते हैं, एक चीज़ है, यहाँ पे पॉलिटिशियन जो वादा करता है वो पूरा करने के लिए नहीं करता है, वो टालने के लिए करता है। इस तरह के वादे जो होते हैं टालने के लिए होते हैं, चाहे वो इलेक्शन मैनिफेस्टोज हो। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोज बरसगीर के, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं कह, मैं तो पूरे बरसगीर, चाहे उसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन ममालिक में अगर जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ही वादे किए जाते हैं अगर वो पूरे किए होते तो फिर यूरोप का कौन सा मुल्क हमारे सामने कुछ होता। हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ बिना दिखे, आप खुद अंदाज़ा करिएगा जम्मू कश्मीर का जो पोल मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया था, इनके पास कोई इकनॉमिक्स था ही नहीं। कोई इकोनॉमिक्स जानता हो उसको साथ में लेके बताते कि भाई हमारे पास इनकम कितनी, सोर्स ऑफ इनकम कितना, हम उस पर कितना खर्च कर सकते हैं, कितना। किसी ने कुछ नहीं, ऐसे बोल दिया हवा में, उस टाइम बना लिख दिया मंशूर में हम मुफ्त बिजली देंगे। वो हिसाब किताब किसी ने नहीं किया कि हमें कितना खर्च आएगा, कितना इनकम है और क्या हम दे पाएंगे। इसी तरह से बगैर हिसाब किताब के हवा में मिसाइल दाग देते हैं। तो ये मिसाइल जो ये भी आज भी बताएं कि 4 साल में हम सारे पूरे वादे करते हैं। इनको याद है कि बरसगीर की सारी कौमें जो हैं, सारी कौमें, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुसलमान, सिख हैं, इन्हें भूलने की बीमारी है। यहाँ इस हवा में, इस पानी में एक मर्ज़ है, यहाँ भूल जाता है आदमी, रात गई तो बात गई। तो वही है, इनको मालूम है कि यहाँ भूलने की बीमारी, हमने आज वादा किया कल भूल जाएंगे, तो फिर इलेक्शन पे कोई नया इशू रखेंगे, उस दिन कोई बड़ी बात, उस दिन भी बताएंगे बीजेपी खतरा है, तो फिर लोग बीजेपी खतरे को देखते हुए हमें वोट डाल देंगे। ये है, लेकिन एक और खतरा है, हमें उस पर बात ज़रूर करनी पड़ेगी। हंदवाड़ा जी, ये खतरा है हमारे सिस्टम में जी। हंदवाड़ा से सनम जी एक वीडियो गुज़श्ता रोज़ बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो हमारी यहाँ जो तिब्बी निज़ाम है
इस वीडियो ने उसकी कलई खोल के रख दी है। ये वीडियो गुज़श्ता रोज़ वायरल हुआ जहां पे ट्रॉली पर जो तीमारदार हैं वो एक मरीज़ को ले जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में जो अस्पताल है GMC हंदवाड़ा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो CT स्कैन है वो फ़नी ख़राबी के बायस वहाँ पर उनका टेस्ट नहीं हो पाया मरीज़ का, जिसके बाद उन्हें अब 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह ले जाना पड़ा मरीज़ को। ताहम उनका इल्ज़ाम है कि उन्हें एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई है, और जिसके बाद अब ये वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हाँ जी बिल्कुल, तारिक रहीम हंदवाड़ा से उनसे भी जानेंगे, लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी भी समझनी है तारिक रहीम में असल में। तारिक बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बताइएगा, सुबह आपकी अच्छी हो, खूबसूरत हो, दिन भी आपका अच्छा हो, ज़रा बताइएगा ये वीडियो में जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये हुआ क्या है असल वाक़ा? जी सनम, असल में ये जो वाकया पेश आया है ये कल 1:15 बजे के करीब पेश आया है। यहाँ SDH कुपवारा से एक पेशेंट को रेफर किया गया था GMC हंदवाड़ा, लेकिन यहाँ पे पिछले कई रोज से जो CT स्कैन है वो बेकार है, वो कारगर नहीं थी। तो इस वजह से जो वहाँ पे डॉक्टर्स है उन्होंने जो भी अटेंडेंट्स थे उनको ये कहा कि इसको CT स्कैन कराना है, लेकिन यहाँ पे जो GMC है वहां पे CT स्कैन जो है वो नाकारा थी और इस वजह से उनको रेफर करना पड़ा, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है इसके नजदीक ही करीबन 200 मीटर की दूरी पे ये जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां पे इनको लिया गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉली पे ले जा रहे थे, तो यहाँ हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन के जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे हैं एजाज सोफी, उन्होंने ये वीडियो जो है पहले अपने फेसबुक पे डाला और उन्होंने ये वीडियो जो है वो अपलोड किया था। तो कल शाम तक जब हमने फिर ऑफिशियल से बात की, जब हमने प्रिंसिपल साहब से बात की डॉक्टर खुर्शीद से, तो उनका ये कहना था कि आज उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी इसमें तश्कील दी है और आज 11 बजे तक उनको कहा गया है कि इसमें वो रिपोर्ट अपना पेश करें। लेकिन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनके एक बयान के मुताबिक उनने ये कहा कि जो अटेंडेंट्स है इनको हमने कहा था कि वी विल प्रोवाइड यू एम्बुलेंस, बट उन्होंने जो वहां पे अहलकार हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे झगड़ा किया और खुद ही ये ट्रॉली लेके चले गए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात दोहराना चाहूंगा, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे जो CT स्कैन है वो खराब है। मैंने खुद भी इसमें पता नहीं कितनी बार स्टोरीज की है पिछले 2 सालों में। सो फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो CT स्कैन मशीन है वो खराब होती है। यूजुअल यहाँ पे स्नैक्स आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये CT स्कैन है ये बहुत पुरानी मशीन है और पिछले 3 महीनों से यहाँ पे एक नई मशीन जो है दैट इज येट टू बी इंस्टॉल्ड। तो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब पिछले 3 महीनों से आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ये जो मशीन है, नई मशीन जो है वो क्यों यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब एक जो इमेज कल यहाँ से GMC से निकल के आई बिल्कुल वो ठीक नहीं है। तारिक, मशीन CT स्कैन की ये बार बार ख़राब होती रहती है हंदवाड़ा की, ये जो है अगर खुल के बात करें तो नेक्सस तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो प्राइवेट डायग्नोस सेंटर्स वालों के साथ एक नेक्सस होता है लैब्स इनका अस्पताल के एम्प्लॉयज़ का, वो डिलिबरेट कभी पेच निकाल देते हैं, कभी वो जो बॉबलर होता है उसको ख़राब कर देते हैं। कहीं ये वो तो नहीं है, इस पर कोई इंक्वायरी इससे पहले शुरू तो नहीं की डिपार्टमेंट ने या GMC हंदवाड़ा ने, क्योंकि नेक्सस जो है वो देखा गया है अस्पताल में फ्री होता है, अस्पताल में सस्ता हो जाता है, बाहर प्राइवेट में उनको पैसा मिलता है, तो ये वो तो नहीं है। नहीं सनम जी, इसमें यह है कि ये जो मशीन है बहुत पुरानी है, करीबन 15 साल पुरानी मशीन है, लेकिन इसमें यह है कि पिछले 3 सालों से नहीं, सवाल इसमें GMC को 3 ही साल हो गए तो 15 साल कहां से हो गई? नहीं 15 मैं कह रहा हूं कि जो CT स्कैन है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे पहले से ही CT स्कैन यहाँ पे थी, तो आज से करीबन 15 साल पहले यहाँ पे वो इंस्टॉल की गई थी, लेकिन बहुत पुरानी हो गई है और इंजीनियर्स ने भी ये कहा कि इसकी उम्र जो है वो खत्म हो गई, ये कदम हो गई है। लेकिन जो नई मशीन है दैट इज नॉट बीइंग इंस्टॉल्ड, वो क्वेश्चन है कि उसको क्यों इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहां पे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि कुछ मामूली जो तारे हैं वो लगाना बाकी है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रिंसिपल है, उनको ये इस बात की तहकीक जाना चाहिए कि आया ये कोई नेक्सस तो नहीं है।
अच्छा, ये नई मशीन को ना लगाने की वजह क्या है? कितने टाइम से नई मशीन जो है वहां पे लाई गई है और अभी तक इंस्टॉल नहीं की गई? पिछले करीबन 2 से 3 महीने जो है वहां पे वो मशीन जो है दैट इज देयर, बट ये है कि उसमें ये कह रहे हैं कि मामूली सा कुछ इसमें काम करना बाकी है। इस वजह से ये तारिक, एक सवाल जो है मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूं, मैं एक सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो देख रहा था कुपवाड़ा का ही, और कुपवाड़ा के किसी अस्पताल का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ऑफिस का जिक्र था कि उन्होंने मशीनें खरीदी, जब इंजीनियर आए उन्हें डब्बे खोले उन मशीनों के, तो बीच में से पुरानी मशीनें निकली, वो नेक्सस था। क्या वाकई में ऐसा कुछ है कुपवाड़ा में? उसका जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि दैट ये जो आप बात करेंगे एसडीएच कुपवाड़ा की बात करें, वहां पे इस वक्त जो लायबिलिटी है ब्लॉक कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो ब्लॉक कुपवाड़ा में करीबन 3 करोड़ रुपए जो है वो वहां पे लायबिलिटीज है। मतलब लायबिलिटीज मींस कि कर्जा है ब्लॉक पे, और जो उनके पास जो इस वक्त पैसा है वो दैट इज ओनली 30 लाख के करीब उनके पास पैसा है। अब देखना यह है कि जो भी वहां पे सिविल सोसाइटीज है उनका ये कहना है और उनकी ये मांग है कि आया ये जो 3 करोड़ रुपया आपका कर्जा है ये कैसे आप चढ़ाए। वहां पे ये भी है कि जो बाथरूम्स हैं जो वहां पे नल लगाए गए हैं उसकी जो वो टैप्स होते हैं वगैरह, उनसे उनका जो है वो तखमीना जो है वो लगाया गया है कि 11 लाख रुपए उसमें खर्चा किया गया है। तो ऐसी जो दवाई है वो पिछले साल करीबन 1 से 1.5 करोड़ की दवाई खरीदी गई है, लेकिन उसके बाद जो है वो मुश्किल से 2 या 3 लाख की जो दवाई है वो खरीदी गई है। नहीं, ये जो मशीन डब्बे से पुरानी मशीन निकली है, मतलब वहां अल्ट्रासाउंड की मशीन बिल्कुल वहीं पे एसडीएच कुपवाड़ा की ही ये बात है कि वहां पे जो है वहां पे एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और उस कमेटी ने बाकायदा अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि जो मशीन जो है वो जब हमने डिब्बा जो है वो खोला तो उसमें से पुरानी मशीन निकली, तो उसमें भी जो है, और ये है कि कमेटी जो है वो उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो क्या इसमें जो कार्रवाई कर सकते हैं। तारिक, बहुत शुक्रिया। कुपवाड़ा की आवाम की जिम्मेदारी कि एफआईआर खुद दर्ज करें, कोर्ट में जाएं, ये वहां की सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी। रिजवान, 2 बातें कहना चाहूंगा मैं, चूंकि अंदर की खबर कुपवाड़ा का जिनने बात की, हंदवाड़ा की, जब पहले ट्रॉली की बात करें तो मैंने भी वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट से पूछा था कि क्या है असल वाक़ा, ये क्यों आपने इनको एम्बुलेंस या कोई और जो है नहीं दिया, ताकि ये सबसे पहले सवाल है कि मशीन, ये जो सीटी स्कैन की मशीन है ख़राब क्यों होती है? ये बहुत से हैं यहाँ हमारे अगर मैं कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में अक्सर होता रहता है, सरकारी मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है। उसके पीछे की असल कहानी है वो समझने की ज़रूरत है, और उसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उस पॉइंट को भी गौर करें। यहाँ अस्पतालों में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनका एक नेक्सस होता है, कमीशन होता है प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो क्लिनिक वगैरह होते हैं। तो ये प्राइवेट क्लिनिक से जब सरकारी अस्पताल की मशीन जो है वो ख़राब हो गई, वहाँ पे गए, वो मशीन खराब है, तो उनको मजबूरी है, ये हेल्थ का मामला, तो वो प्राइवेट में जाते हैं। तो एक तो है कभी कोई पेच निकाल देता है। मैं आपको बताऊं 4-5 साल पहले सोहरा पे मैंने एक स्टोरी की थी, वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसमें से एक मशीन जो थी उसका एक पेज जो था वो गायब कर दिया गया था, और पेज बॉम्बे से वगैरह से यहाँ पे तो वो था, उसका साइज़ का शायद वो पेज नहीं था, बाहर से लाना था, 2-4 या 10 रुपये का पेज था, लेकिन सरकारी चीज़ लानी है तो उसके टेंडर वगैरह करने पड़ते हैं, सब कुछ तो महीनों लग जाते हैं। तो उस महीने में बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी वो टेस्ट वो बाहर से कराए जाते थे, तो वो एक पेज था वहाँ, क्योंकि पेज गायब हो जाना मुश्किल आम सी बात है, क्योंकि पेज को खोलना पड़ता है, फिर वो एक पेज किसी ने खोल के वो किया था। अब वो वहाँ पे बाहर से कोई आदमी आया था या अंदर किसी आदमी ने। इसी तरह ये हंदवाड़ा की मशीन अक्सर ख़राब रहती है, सीटी स्कैन है, हम ये कहें कि भाई ये जी पुरानी हो गया, भाई पुरानी में क्या है, ये मशीन है, इसमें ग्रीसिंग करनी है, इसमें और कुछ करना है, कुछ ऐसा तो करना नहीं है इसमें, ये मशीन है, हमारी गाड़ी खराब होती है तो मशीन तो मान लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो संगीन मसला यहाँ पे नजर आया वो एम्बुलेंस फराहम ना करना। देखिए एम्बुलेंस पे भी सवाल पूछा था मेडिकल स्टूडेंट से, उनका कहना था कि इन लोगों ने बताया नहीं, किसी की सुनी नहीं। वहाँ बाहर जो ट्रॉली पड़ी हुई थी, इनको लगा, डॉक्टर ने बताया था कि इसको अर्जेंट आपको सीटी स्कैन करना है, तो ये दौड़ के गए, एक आदमी उनमें से ट्रॉली उठाया, पेशेंट को भर दिया उस पर। डॉक्टर से किसी ने, उनका कहना था कि हमसे किसी ने नहीं बताया कि हमें एम्बुलेंस दे दो, हमें हॉस्पिटल जाना है या हमें कहीं जाना है, वैसा नहीं है।
ये चीज़ जो है कभी कभी ऐसा इस चीज़ को लिया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी होती है। एक पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो कभी कभी जल्दी में होते हैं, उनको लगता होता है कि जितना जल्दी हम कर सकें, जब तक एम्बुलेंस आएगी, जब तक दूसरी चीज़, तब तक हम पेशेंट को ले जाएंगे, तो वो चीज़ हम मान सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। इस पॉइंट को हम उनके पॉइंट को वैलिड भी मान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले मशीनें, और जिस तरह कुपवाड़ा की मशीनें हैं, 12 करोड़ रुपये अस्पताल का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा है? मतलब उन्हें परचेजिंग की है, दवाई परचेज की है। और दूसरी बात जो कमेटी, जैसा तारिक भी बता रहा था कि मशीन जो है वो जब लाई गई, मशीन का टेंडर वगैरह किया गया, बाहर से जो मशीन आई, जब इंजीनियर उसको इंस्टॉल करने आए तो अंदर से देखा मशीन खोली तो वो पुरानी यूज्ड मशीन थी, सेकंड हैंड मशीन थी। तो वो भी बहुत बड़ा सवाल है, उस पर कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट है। कुपवाड़ा की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत से लोग हैं, रोज़ उनके सोशल मीडिया पे आते हैं, वो उस पर थोड़ा सा अगर करें, कभी एक मुकामी जो कोर्ट है, अदालत में जाएं, एक एफआईआर करा दें, तो कार्रवाई कोर्ट के जरिए, क्योंकि बाकी जो हम डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, सरकारी मुलाजिम के खिलाफ को क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकता है, या जिस तरह बीएमओ कुपवाड़ा को एक को पिछले दिनों बहुत कम टाइम में ट्रांसफ़र भी किया गया है। जी, अब बारामुल्ला का रुख हम करते हैं सनम जी, जहाँ पे खानपुरा में गुज़श्ता रात शाम से ही वहाँ जो खौफ हिरास फैल गया, क्योंकि ये वो मनाजिर हैं जहाँ पे एक जो पत्थर की बड़ी कान है वो धंस गई है, जिसके बाद जो सारा इसका गर्दो गुबार था, वहाँ पर जो आसपास की आबादी है, वहाँ के जो रिहायशी मकान हैं, उनमें ये गर्दो गुबार चला गया है, जिससे वहाँ के लोग भी सहमे हुए पाए गए हैं। इस हवाले से नदीम हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये पूरा मामला, और ये जो पत्थर की कान है वहाँ पे ये किस तरीके से पत्थर निकाले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ये वीडियोस वायरल हैं खानपुरा से, जहाँ पे ये पत्थर की कान है धंस गई है, लेकिन जो गर्दो गुबार है, खौफ हिरास लोगों में फैल गया, ये घरों में घुस आया है। क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल रिजवान, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बारामुल्ला की बात करें और साथ ही साथ जो द्रंगबल का इलाका या खानपुरा का इलाका है, तो वहां पर जो कान निकाली जाती है, अक्सर जो है वहां पर लोगों का ये इल्जाम है कि यहाँ पर जो है धूल मिट्टी देखने को मिल रही है, जिसके चलते वहां पर जो मुकामी लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते जो है पेशेंट्स में भी जो है काफी ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम सीओपीडी के पेशेंट्स जो है, क्योंकि अभी जो सर्दी का मौसम है उसमें भी जो है काफी ज्यादा मुश्किलातें उनको देखने को मिल रही है। तो उसी हवाले से अगर हम बात करें तो खानपुरा के इलाके में जो है कल रात देर के जो है ये खौफनाक मंजर देखने को मिले हैं, जहां पर जो ही ये बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ तो उसके बाद जो है गर्द गुबार पूरी इस इलाके में जो है वो फैल गया, और जिसके बाद लोग काफी ज्यादा खौफजदा हुए। और जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर हम खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामुल्ला की बात करें तो वो उनकी टीम जो है मौके पे पहुंची और वहां पर देखा गया कि कहीं जो है नुकसान जो है ना देखने को मिले। तो उसके बाद जो है लोग काफी ज्यादा पैनिक हुए, और उसके बाद जो है यहाँ पर बारामुल्ला पुलिस की जानिब से एक एफआईआर भी जो है दर्ज की गई है, जो इलीगली यहाँ पर जो ये खान से जो है ये पत्थर वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो उस हवाले से जो है एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, एक टीम तश्कील दी गई है, और जो इसमें बाकायदा इंक्वायरी करेगी कि आया कि ये मामला क्या है। नदीम, क्या जॉर्जियन माइनिंग महकमा जो है उसकी नज़र में ये खान जो है ये है, और इस खान से क्या जो अप्रूव्ड है, ये सरकारी अप्रूव्ड है या यूं ही हर किसी ने बना दिया, खुद ही निकालना शुरू कर दिया है? सलम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर हम माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जो पहले भी वहां पर बहुत सारे खाने जो है वहां पर इस तरह से निकाली जाती थी, जो इलीगली तौर पर निकाली जाती थी, उनको जो है डिपार्टमेंट की जानिब से बंद किया जा चुका है, और अब कई जो है लोग इलीगली तौर पर जो है ये यहाँ पर निकाल रहे हैं, और जिसके चलते जो है अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ये रिहाइश पजीर इलाका है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल भी है बिल्कुल इसके साथ में है, और एक मदरसा भी जो है वहां पर है, जहां पर जो छोटे छोटे बच्चे दिन में कुरानी तालीम जो है वो हासिल करते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा पैनिक हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, खासकर अगर हम माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उनकी जानिब से जो ये कोशिशें जो है वो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलीगली तौर पर जो यहाँ पर जो पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है लोग अक्सर डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी तरह से कल की अगर हम बात करें तो कल जो है कल शाम देर के जो है ये वाकया पेश आया, जहां पर गर्द गुबार जो है पूरे इस इलाके में देखने को मिला है, और लोग काफी ज्यादा खौफ ज्यादा हुए हैं। और इसके बाद जो है पुलिस ने एक इंक्वायरी टीम भी बिठाई है, एफआईआर भी दर्ज की है, और अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कब तक जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सनम, ये तो उड़ी का रोड भी है ना, तो क्या उड़ी का रोड जो है, उड़ी का ट्रैफिक जो है वो थ्रू है या बंद वगैरह कर दिया गया है?
क्योंकि ये खानपुरा जो है देखिए पहले अगर हम देखें, पहले ये कहा गया था कि रोड के ऊपर भी जो है लैंडस्लाइड हुआ है और रोड बंद हुआ है, लेकिन अगर हम देखें उसके बाद देखा गया कि रोड जो है बिल्कुल थ्रू है, ट्रैफिक जो है आमद रफ्त के लिए बिल्कुल चल रहा है। अगर हम बारामूला की बात करें, उड़ी की बात करें, तो ट्रैफिक जो है स्मूथली वहां से चल रहा है। लेकिन लोग इस तरह से पैनिक हुए, कल शाम देर की जो है एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है वहां पर देखने को मिली है, जिसके बाद गर्द गुबार जो है पूरे इस इलाके में देखने को मिला, और जिसके बाद ये पूरा मामला जो है सामने आया और पैनिक जो है लोग हुए। और अब जो यहाँ पर डीएमओ है उसके साथ और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो जो है हरकत में आई है और एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, और जाहिर तौर पर जो है अब इसके हवाले से कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम सोपोर से, और सोपोर से नदीम बारामूला के सूरत हाल जो है सोपोर वगैरह बारामूला की, ये खानपुरा का इलाका है और खानपुरा में कुछ खाने हैं जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं और आमतौर पे कहा जाता है कि ये अप्रूव्ड बहुत पहले थी ये खाने, लेकिन फिर बाद में चूँकि आबादी में है तो जो पैरामीटर्स हैं उन पे नहीं उतरती, इसलिए बंद कर दिया गया। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये कहा जाता है। वो कितना भी कर ले लेकिन फिर भी अपनी उसको खसलत रहती है। तो वो खसलत यहाँ पे भी है कि अगर सरकार ने एक तरफ से बंद भी कर दिया लेकिन बीच में वो हाथ चलाने वाले चला जाते, और उससे यहाँ पे रात को जो स्लाइडिंग हुई है, लैंडस्लाइड नहीं कहेंगे बल्कि नहीं सनम जी, दिन में ये काम होता है वहाँ पर, रात में नहीं। अलबत्ता ये दिन में भी स्लाइड हुई है और रात में भी यहाँ पे लोग खौफ रास का माहौल था। क्या इसमें भी बारामूला की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे भी कहीं नेक्सस नजर नहीं आता? अगर ये इलीगल यहाँ पे ये माइनिंग कर रहे हैं, बारामूला है, इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, स्कूल है वहाँ पर, मदरसा है वहाँ पर, तो ये कैसे वहाँ पर इतनी वक्त से, लंबे अरसे से हम भी देखते आ रहे हैं वहाँ पर ये माइनिंग का सिलसिला जारी है? आपने कहा कि क्या इसमें भी नेक्सस हो सकता है? बिना नेक्सस के कोई काम हो सकता है? ऐसा नहीं है। कानून जब है, आईन और कानून की जब बात की जाती है, जब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए तो कोई परिंदा भी पार ना मार सके। लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक नेक्सस होता है, तभी आग बंद की जाती है ना। मुफ्त में कोई आग क्यों बंद करेगा? किसी को नज़र क्यों नहीं आएगा? जब सबको नज़र आएगा तो उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को क्यों ना नज़र आएगा? उनका अपना फ़ायदा होता है। यहाँ आज की तारीख में जो हम दुनिया के एक नए सिस्टम में दाखिल हुए, उसमें अपना फ़ायदा ढूंढा जाता है। तो मेरा क्या फ़ायदा है? यूजुअली कहा जाता था ना, वो आपने एक मूवी भी देखी जिसमें कहा था कि अब की बार जो टैक्स से सरकार कितना फ़ायदा होगा, वो वज़ीर पूछता है अपने कमिश्नर से, तो कमिश्नर कहता है सर किसका, सरकार का या आपका? तो यहाँ पे वही सरकार का फ़ायदा या आपका, आम लोगों का फ़ायदा या उस पर्टिकुलर आम। तो यहाँ जो लोग होते हैं नेक्सस ज़रूरी है, और बिना नेक्सस के यहाँ कुछ चलता नहीं है, यहाँ कुछ होता नहीं है। अगर नेक्सस ना होता तो ये माइन चलती, ये खाने वहाँ पे होती, जिस तरह हमने अभी इसको हदवाड़ा की, सोपोर कुपवाड़ा की खबर की, ऐसा होता अगर नेक्सस ना होता। सवाल ही नहीं है। और इस नेक्सस को रोकने के लिए, चूँकि आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि बस डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा, तो वो करेगा नहीं, क्योंकि अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिर हमारे पास क्राइम ब्रांच बचता है। क्राइम ब्रांच के पास पाइल अप हुए इतने केसेस, उनके पास इतने केसेस हैं, वो 3-4 साल के केस में लेते हैं, तो जस्टिस डिलेड आ जाता है वहाँ पे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आमतौर पे कहा जाता है। फिर हमारे पास जो बाकी इदारे, उनको और तरफ जो है सरकार में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल नहीं किया जा रहा है, जगह खाली हैं। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं या मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, उनके पास मैन पावर नहीं है। तो जब मैन पावर नहीं होगा, जब इन पे नज़र रखने वाला नहीं होगा, तब ये हो जाता है। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की खुद की ये जिम्मेदारी थी, वहाँ रेवेन्यू की सबसे पहले जिम्मेदारी आती है। उसके साथ साथ हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी आती है। उसके साथ साथ हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी आती है। पुलिस तो लास्ट है, पुलिस जो है दानिश और पुलिस आखिर में आती हैं, ये पहले नहीं आते हैं। पहले ये इदारे हैं जो उनके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उन इदारों में कुछ न कुछ है, तो उस कुछ न कुछ के होते हुए बहुत कुछ हो ही जाता है। बारामूला की खबर, लेकिन अब अच्छी खबर है, वो है स्ट्रीट वेंडर्स की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। सब जाहिर है, हम आपको लगातार बताते रहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप जो दिखाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसको दिखाइए। क्या है आपके शोरूम में, क्या है आपकी दुकान में, और क्या है आपकी फैक्ट्री में, ये दिखाना आपका काम है। और दिखाते प्लेटफार्म फराहम करना हमारा काम है। हम प्लेटफार्म देंगे हमारे टेलीविज़न पे, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स पे। आप अपने कारोबार को तशरीह कर सकते हैं और अपना जो एडवर्टाइज है हमारे ज़रिए पहुंचा सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक में ज़रा देखिएगा अभी हमारे जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो क्या कहते हैं।
गार्डियन ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स, जहां बच्चों को दी जा रही हैं महफूज और पुरअमन रिहायशी सहूलियात। क्या आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए एक महफूज, मयारी और पुरअमन तालीमी माहौल की तलाश में हैं? गार्डियन ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स एलन करियर इंस्टीट्यूट नौगाम और दीगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तलबा व तालिबात के लिए महफूज और मयारी रिहायशी सहूलियात फराहम करता है। एलन करियर इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर ही गार्डियन ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स की तरफ से तालिबात के लिए इलाहिदा गर्ल्स हॉस्टल मौजूद है, जहां मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, आराम और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया जाता है, जबकि तलबा के लिए अल बॉयज़ हॉस्टल की सहूलत भी दस्तयाब है। इलाहिदा और महफूज रहाइश का इंतज़ाम, जिससे वालिदैन को हो इत्मीनान। तो आज ही राब्ता करें और अपने बच्चे के रोशन और महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। चिल्लाई कलान के मौसम में ना कंक्रीट के खराब होने का डर है और ना ही फ्रीज होने की टेंशन, क्योंकि अब मार्केट में आ गया है न्यू सीमेंटाइट, जो फास्ट सीमेंट सेटिंग के साथ साथ एंटी फ्रीजिंग का काम भी करता है। तो अपने कंक्रीट की मजबूती के लिए इस्तेमाल करें न्यू सीमेंटाइट, फास्ट सीमेंट सेटिंग एंड एंटी फ्रीजिंग एड मिक्सर। अब चिल्लाई कलान के मौसम में ना कंक्रीट के खराब होने। चलिए, हमारे जो इश्तिहारी प्रोग्राम है उसके बाद और भी खबरें हैं, पयाम सुबह में और भी मामला थे। रिजवान बताइएगा क्या है आगे आपके पिटारे में या आपके खजाने में? जी, मरकजी सरकार ने कहा है कि उन्होंने यहाँ वादी कश्मीर में 17,000 से ज़ायद जो रेडी बान हैं उनका कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए कर्जे फराहम किए हैं। लेकिन जब हमने यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स से बात की, उनका कहना है कि ये तो आम से कर्जे हैं, क्योंकि इस पे तो जो सूद वगैरह है वो तो हमें बराबर देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स जो यहाँ का एसोसिएशन है बटबालू का, उनसे हम बराह रास्त बात करेंगे। नसीर अहमद हमारे साथ बराह रास्त हैं। बिल्कुल, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छापड़ी फरोज जिन्हें उर्दू में कहा जाता है, और संडे मार्केट ज़्यादा मशहूर है इसके से। नसीर साहब हमारे साथ हैं बटमालू की स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बताइए, बड़ी राहत की बात कर, पार्लियामेंट में ये बताया गया, मरकजी वजीर ने बताया कि बड़ी राहत दी है जम्मू कश्मीर में और 17,000 के करीब स्ट्रीट वेंडर्स को जो है हमने फ़ायदा दिया है। तो क्या है फ़ायदा आपको मिला? नसीर साहब, नसीर साहब आप तक आवाज आ रही है? नसीर साहब, हेलो, नसीर साहब तक आवाज पहुंच रही है तो जानेंगे हम, क्योंकि मरकजी सरकार ने कल पार्लियामेंट का आखिरी इजलास का आखिरी दिन था और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़े कल बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स की डेवलपमेंट के लिए जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है उसके जरिए उन्हें बहुत ज़्यादा मुराद 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ के जो कर्जे हैं वो इन स्ट्रीट वेंडर्स को वागुजार किए गए हैं, और इसका मकसद है कि ताकि ये दोबारा अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकें। तो नसीर सोफी साहब हैं बटमालू से, ये स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या राहत है, और अगर वाकई में अगर राहत दी गई तो राहत देना था कि इनको कहीं पे वो जो खोखा है वो देना था, जहाँ भी कहीं जिसे आमतौर पर दुकान कहेंगे नहीं वो देनी थी। पटरी पे ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे? पटरी तो पटरी है, दुकान तो दुकान है, और ये पटरी और दुकान का जो है सरकार को अगर इनकी मदद करनी थी तो वो देना था। और यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो दुकानें बनाई गई थी उनमें भी बाद में जिस तरह भी हम कह रहे थे कि सिस्टम बड़ा ढीला है, तो सिस्टम ने उसमें भी बड़ा उलट फेर किया, उंगली उसमें जो है टेढ़ी कर दी। तो वो टेढ़ी उंगली वाला मामला जो है, लेकिन नसीर सोफी साहब क्या है? नसीर साहब नहीं, उन तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कोशिश करते हैं। ये मरकज़ी सरकार का कल जो है बड़ा ऐलान था और मरकज़ी वज़ीर ने बताया था कि 17,315 रेडी बानों को फ़ायदा पहुंचाया गया है, और ये जो है आत्मनिर्भर निधि है जो प्रोग्राम, उसके तहत 48 करोड़ रुपए के कर्जे जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं। माफ़ किए गए 50.83 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, और दोबारा जो है जी नसीर साहब ये
नसीर साहब तक आवाज़ ही नहीं आ रही है। नसीर साहब, आप हमारे सब साथी बाकी आवाज़ सुन पा रहे थे, आप ही नहीं सुन पा रहे। आप ज़रा देख लीजिएगा, आपने अपने रात को मोबाइल का वॉल्यूम जो है बहुत कम तो नहीं कर रखा है, क्योंकि कभी कभी रात को आदमी मोबाइल का वॉल्यूम कम करता है ताकि डिस्टर्ब न हो जाए। नसीर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है तो ठीक है। नहीं, नसीर साहब से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आवाज़ की बात है, नसीर तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। रिजवान जी, आवाज़ बांग्लादेश में उठी है और ये दो मामलात को लेके हैं। बांग्लादेश में हालात जो हैं वो फिर ख़राब होना शुरू हुए हैं, और शेख हसीना वाजिद को लेके जो बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए थे उसके बाद उन्होंने वहाँ से राह फरार इख्तियार की, लेकिन अब एक बार फिर बांग्लादेश में जो है हालात ख़राब हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो ये जो हिंदुस्तान में जो आग लगी थी ना 2014 के बाद, ये हिंदू मुसलमान तो पहले भी था लेकिन उस तरह से नहीं था, ये अब वहाँ पे भी पहुँच गया, बांग्लादेश में भी। और बांग्लादेश में जो हिंदुस्तान का जो दफ्तर है उसके उस पर भी जो है मरकज़ जो वहाँ के लोग हैं उन्हें हमला करने की कोशिश की थी। जी एहतिजाज किया जी। तो असल में ये जी सनम जी, ये 12 दिसंबर को असल में जो ये नए जो ताज़ा वहाँ पर जो अनरेस्ट शुरू हुआ है, 12 दिसंबर को वहाँ पर शरीफ उस्मान हादी नामी जो नौजवान लीडर थे जिन्होंने शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर गुज़श्ता बरस एहतिजाज शुरू हुए थे उनकी वो क़यादत करते थे। अब वो फरवरी में जो इलेक्शन होने जा रहे थे बांग्लादेश में, वहाँ पर वो उन इंतखाबात में भी हिस्सा लेने जा रहे थे, पर हमला हुआ है। इसके बाद वो कुछ रोज़ कबल ही सिंगापुर में वो इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद अब वहाँ पर फिर से ये एहतिजाजी मुजाहरे भड़क उठे हैं। और इस दौरान वहाँ पर दो बड़े जो अखबारात हैं, प्रथम, आलू और डेली स्टार जो है, इनके दफातर भी इन मुजाहरीन ने नजर आते हैं। बिल्कुल आपने अखबारात की बात की, अखबारात के दफातर जो है, क्योंकि अखबारात जो हैं माजी में हम सहाफ़त कहते थे, आज के हाथ में आज की डेट में सहाफ़त नहीं है। आज की डेट में सब तर्जमान बने हुए हैं, कोई किसी का। मुल्क में सहाफ़ी अगर आप देखें, हिंदुस्तान में तो 2014 के बाद हिंदुस्तान में सहाफ़त का बेड़ा जो है सहाफ़ी ने खुद ही गर्क किया है। मैं इस सहाफ़त को लेकर आपको बताऊँगा अभी कि क्या कुछ देखने को मिला, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कुछ जो आग हिंदुस्तान से लगी इसका इम्पैक्ट जो है आसपास के देशों में पड़ना ज़रूरी है। जिस तरह आपने नीतीश कुमार का देखा, उसके बाद मैं देख रहा था ट्विटर ख़ास तौर पे, चूँकि गल्फ़ वगैरह इस्लामी ममालिक जो है वहाँ पे ट्विटर का ज़्यादा या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के ट्विटर पोस्ट को देखते हुए मुझे डर लग रहा था कि ये जो आग यहाँ पे नीतीश कुमार का जो वाक़ा है इसको बड़ा सीरियस लिया है अरब के ममालिक में, और वहाँ के चूँकि आवाज़ें अभी लोगों से उठना शुरू हुई हैं, वहाँ के लोग जो है वो से आवाज़ उठा रहे हैं। और अक्सर का कहना था कि पूरे हिंदुस्तान से इतने लोग जो हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं इस्लामी ममालिक में आते हैं, कभी किसी को हिरासा नहीं किया गया। तो ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये है इसका इम्पैक्ट। आपको जो हमारे पॉलिसी में उनको समझना चाहिए कि अभी आवाज़ मामूली सी उठी, कल कोई सरफिरा होगा। हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे तजारत करते हैं, बिजनेस के साथ साथ जॉब्स करते हैं। हिंदुस्तान को रेमिटेंस में बहुत पैसा आता है, बहुत अच्छा खासा पैसा आता है, और वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं। हमारे सऊदीया में, गल्फ़ की दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ हिंदू भी जाते हैं, हिंदू का अच्छा खासा ज़्यादा तादाद हिंदू की है। वहाँ मंदिर भी पहली बार बनाया गया है वो आबाई इजारे में। तो ये सब कुछ है। अगर वहाँ के उनका सर फिर गया किसी को, क्योंकि सरफरे बहुत हैं, किसी ने बता दिया उनको कि देखो हमारे मुसलमानों के साथ, हमारे मज़हब इस्लाम के साथ ये कुछ कर दिया है, तो ये बहुत जो है नुकसान होगा, और हिंदुस्तान की जो इकानमी है उसको बड़ा नुकसान होगा। ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो यहाँ पे ये टुच्चे जो हैं, जो टुच्चे लोग, जिस तरह कल चित्रा त्रिपाठी को आप देख रहे थे, वो चित्रा त्रिपाठी जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान की ऐसी जर्नलिस्ट है, वो वैसे जहाँ पर जाते हैं ये लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, इनको आप कश्मीर में कहते हैं पोजारी पढ़ते हैं, तो उनकी हर जगह पे इनकी फौजदारी पट्टी होती है। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पब्लिक निकल जाती है, नारे इनको जो साउंड बाइट्स हैं वो नहीं मिलती हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी कल ट्वीट करती है, और ये जो गहलोत का मामला है उसने कभी घूंघट किया है उसको नीतीश कुमार के साथ जोड़ रही हैं, और अंबेडकर के आईन को बताती हैं, इनको आईन को पढ़ना चाहिए, और ये तक बता जाती हैं कि ये जो ख़वातीन का ब्रेन वॉश होता है इससे, बुरके से, मतलब आप खातून खुद हैं। जी सनम जी, जो नूपुर शर्मा का हमने मामला देखा था तब भी जैसे कई मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद रद्द अमल आया था, इस मरतबा भी लगता है कि वैसे ही सूरत हाल नज़र आ रही, क्योंकि बड़े बड़े जो उलमा हैं, बैनुल-अक़वामी उलमा इन गल्फ़ कंट्रीज़ के, उनकी जानिब से ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और इस पर रद्द अमल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन पॉलिसी पर भी कहीं ना कहीं असरअंदाज हो सकता है जो ये हरकत नीतीश कुमार की जानिब से की गई है। देखिए नीतीश कुमार की हरकत जो है, इसका कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जब इस तरह का काम करता है, ठीक है उसका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है उसको हम नहीं लेते, लेकिन जो मैसेज उससे नीचे चला जाता है
उससे नीचे चला जाता है मैसेज कि भाई आपको इजाज़त है, खुले आम जाओ, करो जो करना है। और अब उसको लिया जाता कि उसको, उसके साथ ही उसका एक मिनिस्टर जो है वो बता रहा है, अगर वो उस चीज़ को लेके कंडेम नहीं करता, ठीक है, उनके है, वो उनके दिमाग में वो है, एंटी मुसलमान है, लेकिन कम अज़ कम उसको अपने मुल्क की सालगिरह देखनी चाहिए थी, पॉलिसी देखनी चाहिए थी। वो इसको कंडेम ना करता, कुछ और नहीं करता, लेकिन इसको लाइट कर सकता था। लेकिन उसने क्या बता दिया, उसने उस चीज़ को लेकर बताया था कि शुक्र करो कहीं और हाथ नहीं डाला, ये है। और फिर गिरिराज इस खातून के तईं, डॉक्टर खातून है, पढ़ी लिखी है, और चित्रा त्रिपाठी कल बता रही है कि ये कैसे खुदार बनेंगी जब चेहरे पे नकाब होगा। भाई चित्रा जी, आपके लिए बताते चलो, आप जर्नलिस्ट हैं, हम मानते हैं आप अपना घर नहीं संभाल सकें, दूसरे के घरों की बात छोड़िएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारी बहुत सी बहनें नकाब पहन के IAS कर चुकी हैं, बहुत सी लड़कियां हैं हमारी, बहुत सी लड़कियों ने नकाब पहना और IAS कर चुकी हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो में, बड़ी साइंस से मुसलमान लड़कियाँ। नकाब पे कल जो आप ट्वीट कर रही थी ना, आपको समझना चाहिए कि नकाब कहीं पे भी रुकावट नहीं है, और ये फोर्स नहीं है। एक चीज़ ये भी बताते चलो, आप लोग अक्सर बताते हैं मुसलमानों ने, फैमिलीज ने फोर्स कर रखा है, ये हमारी ख़वातीन की अपनी मर्ज़ी होती है। कोई नकाब करती है, वो डरती है, अल्लाह से डरती है, और तभी नकाब करती है, क्योंकि हमारे इस्लाम में नकाब करने को फोर्स किया, बताया गया, फोर्स नहीं किया, बताया गया कि नकाब करो। तो वो खुद पढ़ी लिखी ज़्यादा जो है वो इस्लाम समझती है। पहले होता था कि लिटरेसी रेट कम होती थी, ख़वातीन ख़ास तौर पे नहीं पढ़ी होती थी, उन्हें बाबा ने जो बताया था वही कहती थी, बाबा ने बताया था नकाब मत करो तो वो नहीं करती थी, बताया था कर लो। लेकिन आज की डेट में वो रिसर्च करती हैं, वो पढ़ती हैं, और आज कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप के साथ साथ हमारी ख़वातीन भी, हमारी बच्चियाँ भी इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, और वो समझती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हर सही और गलत के बीच में वो चलती हैं। तो ये जो डॉक्टर है, ये तो रास्ते चलते हुए डॉक्टर नहीं बनी है, पढ़ लिख के बनी है। इसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, इंटरनेट का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, समझा होगा दुनिया को। तो इसने नकाब यूँ नहीं किया होगा, ये कोई घरेलू खातून नहीं थी कि नकाब थी और ये डॉक्टर थी। तो ये आपका कल का चित्रा त्रिपाठी का ये कहना कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो कैसे खुददार बनेंगी, कैसे तरक्की करेंगी। हमारी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां खुददार हैं, तरक्की करती हैं, मौके कम मिलते हैं, वो अलग सी बात है। आप जैसे लोग जब सामने हों तो मौके कम ही आप फराहम करते हैं। आपको जब भी मिलता है तो आप डंडी मार लेते हैं, जब भी मौका मिलता है। इस मामले में भी आपने डंडी मारी है, लेकिन हिंदुस्तान में सब लोग ऐसे नहीं हैं। चित्रा त्रिपाठी या ये जो है गहलोत या दूसरे लोग, ये लोग, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क, और यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जो हर किसी की कदर करते हैं, जानते हैं वो। लेकिन ये वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर गए हैं, वो कहीं गए हैं, दुनिया उन्हें देखी है। एक वो जो बाकी जो घर के थाली के बैंगन बने हुए हैं, घर की चार दीवारी में ही, इधर ही इंडिया के अंदर ही बस जय श्री राम, हिंदू मुसलमान को लेके, उनका तो क्या कह सकते हैं, उनके दिमाग में ही वो भरा हुआ है, तो उससे क्या कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर जाते हैं, जो दुनिया देखते हैं, वो समझ जाते हैं। ये चित्रा त्रिपाठी जो है, ये इसकी एंकर दो बातें कर लेती है तो उससे ये मतलब नहीं है कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास में आ गई है इंडिया में। इस तरह के बहुत से लोग हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने ना फेम दे रखी है, इनका चैनल देखना बंद करें, ये सब बैठ जाएंगे। सरम जी, अब बड़े जो हसास मामले की तरफ बढ़ते हैं हम, जो मंशियात का है। 10 लाख से ज़ायद वादी कश्मीर में ऐसे जो मंशियात की लत में मुलव्वस अफराद हैं, जिनमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, और इसको लेकर श्रीनगर के HMT इलाके के लोगों की जानिब से एक काबिल सराहना कदम लिया गया है, जहां 8 मसाजिद ने मिलकर एक सोशल वेलफेयर कमेटी बनाई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इस कदम पर दीगर जो अजला हैं, दीगर इलाके हैं, क्या उनको भी नहीं चलना चाहिए, जो ये काबिल सराहना कदम इनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ लिया गया है? ये मुझे तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं ना टेलीविजन पे, ये मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद। और कल मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, हमारा मुद्दा कल का था, इसी चीज़ को लेकर था। अदरवाइज हम पॉलिटिक्स पे मुद्दा करते हैं, लेकिन कल ये जो मैसेज है, ये सबके लिए है, और इसमें ये बताया जाता है कि शुरुआत हुई है जी, शुरुआत के बाद आगे मिलना है, साथ मिलकर बढ़ना है। देखिए, मंशियात जो हैं, ये कैंसर है, कैंसर बीमारी है, एक आदमी को लगती है, उसका जितना भी इलाज कराएं, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। यूजुअली ऐसा हो जाता है, कैंसर की गारंटी एक बार लग गया, उसके बाद मरना है उसके। लेकिन इस 1-1.5 साल के दौरान वो उसको फाइनेंशियली जो है, उसके घर का तबाह बर्बाद करके रख देता है, दवाइयों में, इलाज में, टेस्ट में तबाह बर्बाद करके रख देता है। तो ये मंशियात जो है, ये भी है। एक हमारे नौजवान को जिसको एक बार लग जाती है तो उसको तो मिटा के रखता है, उसको लेके जाता है, उसकी मौत का वो सर्टिफिकेट लेके होता है। लेकिन इस दौरान उसको ज़हनी, समाजी, माली हर मामले में उस फैमिली को तबाह बर्बाद कर देता है। सबसे पहले ये हो जाता है
कि जहनी फैमिली परेशान होती है कि बच्चे को ये हो गया वो मंशियात में आ गया तो कैसे करें। उसके बाद घर में चोरी वगैरह हो जाती है, मोहल्ले में बदनाम हो जाता है, इलाके में बदनाम हो जाता है, फलाना आदमी है, फलाने का बेटा चोर है वगैरह। क्योंकि पहले वो ये जो मंशियात के लोग हैं अपने घर में चोरी करते हैं, फिर घर में सब कुछ लूट लाट लपेट के फिर पड़ोस के घरों में चोरी करते हैं। तो ये दूसरी बात हो जाती है। फिर वो पूरा ख़ानदान जो है फैमिली बर्बाद तबाह हो जाती है, बदनाम हो जाती है। उसके बाद जब रिहैबिलिटेशन सेंटर हो जाना हो तो वो भी अगर रिहैबिलिटेशन नहीं सेंटर नहीं जाने का मौका मिला, पुलिस थाने वगैरह में गया तो रात भर उसकी माँ बहनें जो है पुलिस स्टेशन के बाहर ठंड में गर्मी में बैठी इंतज़ार करती रहती है कि हमारे बेटे को कोई पुलिस वाला अंदर उसके साथ सख्त सलूक ना करे, कुछ ना करे। वो एक अपना दिमाग में होता है। तो ये जो है ये मैसेज है सब लोगों के लिए, क्योंकि अब तक हम खड़ा नहीं होते थे, अब तक हम इंतज़ार करते थे भाई मुझे क्या है, वो फलानी का बेटा है। लेकिन ये मैसेज जो है कि हम सबको है और हमें सबको इकट्ठा होना। और इसमें दो बातें करनी है, इन लोगों के लिए भी गए। एक बात यह है कि आपके इलाके में कोई भी आपको लगता है कि ऑल ऑफ ए सडन, देखिए ये मंशियात फरोशें ये ज़ीरो होते हैं लेकिन अचानक ही पैसे वाले बन जाते हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन कारून का ख़जाना कहीं, वो कश्मीर में कहते हैं दायरिकिन छिन हज़िमा, जो कोई भी पैसा जो है ये कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है। और मेहनत से कमाए जाने जो वाले जो है वो अचानक अमीर करोड़पति नहीं बन जाते हैं। तो अगर आपके इलाके में कोई अचानक करोड़पति बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, बड़े बड़े बंगले बन गए, क्योंकि पैसा जब आता है वो छुपता नहीं है, तो ये ज़रा पुलिस को बताइए, इसकी तहकीकात करिए पैसा कहाँ से आया। क्योंकि ये जो है ऑल ऑफ अ सडन जो अमीर बनने वाले हैं, लॉटरी तो लगती नहीं है। तो इसका सिंपल सा होता है कि ये दो मंशियात फरोश हैं, ये मंशियात का धंधा करते हैं। अब मंशियात पीने वाला प्रॉपर्टीज नहीं बना सकता है, मंशियात का धंधा करने वाला ही धंधा ही जो है वही प्रॉपर्टीज बना सकता है। तो पुलिस इसमें थोड़ा सा बता देना चाहिए कि ये बंदा, इसको वेरीफाई करिए, इसको मॉनिटर करिए कि इसके पीछे कौन सा मंशियात का ग्रोह है, या तो टेरर फंडिंग है या मंशियात, इन दो ही चीज़ों से है, या फॉरेन फंडिंग है। तो तीनों कानूनी जुर्म है, तो इसमें वो है, ये लोगों की जिम्मेदारी है। और अपने अपने इलाके में अगर आपको लगता है कोई किसी तरह की, क्योंकि किसी भी बाप माँ वालदेन को ये कभी पता नहीं चलता कि उनकी बेटा जो है वो गलत सोहबत में, ये पड़ोस पे ही पता होता है। पड़ोसन को ख़ास तौर पे ज़्यादा पता होता है कि किसका बेटा किस हालत में है। तो जिस पड़ोसी को जिसके बच्चे पे शक लग रहा है या पता है, वो बताना चाहिए। उसके वालिद को बताते नहीं हैं, अक्सर नहीं बताते, कहते हैं क्यों हम इनके साथ अब ये इसको बुरा मान जाएंगे। तो बता देना चाहिए कि आपका बेटा गलत फहमी में है, गलत शिकार सोहबत में है। और साथ साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो एक अनाउंस कॉल पुलिस को भी की जा सकती है। पुलिस इस तरह की कॉल्स को रिकॉर्ड करती है और फिर अपने तरीके से नजर रखते हैं, पुलिस को बता देना चाहिए। और ये बड़ा पॉजिटिव कदम है। लेकिन एक और कदम है हमारे प्रोग्राम का, ये सेगमेंट है रिजवान, आपको पता है कौन सा सेगमेंट? कॉलिंग सेगमेंट। जी बिल्कुल, कॉलिंग सेगमेंट में हम लाइव प्रोग्राम में जो भी मसाइल आपके हैं, आप इन दिए गए नंबरात पर 9796340442 पर आप कॉल करें और अपने जो भी आपके मकामी मसाइल हैं ताकि वो आला हुक्काम तक हम पहुंचा सकें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़े हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, आज नईम साहब की, जी नईम भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लारन को करना क्या अर्ज कर जनाब कोकरनाग लारनू पर वन तो सर क्या हुक्म? सर अर्ज सर अर्ज आज बीएसएनएल वाले हमका स्टॉल पावर का दूसरे पता माल हां तो वंकन आज गाश वाशी हावन है। अच्छा, मतलब टावर आना टावर सर साथ दूसरा खाता सुना एसएम भी मुझे मुमकिन 3 सर टाइम का वन का सर नेटवर्क्स नहीं है, नेटवर्क के बीएसएनएल ने सर बिल्कुल डिफरेंट हुआ ये कोई पटन हारो चिंता दूसरा सत पेड़ से वो निकलता है चले परदेगार करें रहम जितना पर पहले नाल छो इसने चला बिल्कुल की अच्छा कहीं ना सर कहीं बिल्कुल नाम क्या बोलूं तो पनुन डिफंक्ट हुआ है। परवेज अहमद। परवेज सर वाले शुक्रिया तो कॉल करने खतर। बीएसएनएल जोड़े इंडिया को, यही जोड़ रहा है, इसी तरह से जोड़ रहा है। बीएसएनएल चूंकि सरकारी है तो सरकारी पे आपको यह मालूम है कि हमारे यहाँ सरकार की गाय खुदा के हवाले है, तो ये खुदा के हवाले रखी है, इस पे साफ जाहिर है पैसा निकाला गया होगा। यही तो है, मुसीबत है। तो इस मुसीबत में अब बीएसएनएल का जो अधिकारी हैं, जो टॉप बॉसेस हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जोड़े इंडिया को जी बात करते हैं तो ये जो है जोड़े। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेलो
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सनम साहब। वालेकुम सलाम। हजरत कौन है और कहाँ से फरमा रहे हैं? जी सनम साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपके दिन भर मुद्दा बहुत देखते हैं, तो उस प्रोग्राम के लिए शुक्रिया शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत है। जी हम बांडीपुरा हाजिन से बोल रहे हैं। बांडीपुरा का हाजिन, और हाजिन से हमें बहुत मोहब्बत भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बहुत पसंद करते हैं इधर। बहुत शुक्रिया, हुक्म करें जनाब। जी हमारे एक दो मुद्दे हैं। पहले तो मैं डिसेबल पर्सन हूँ। ओ जी हमारी बात सकीना मैडम तक पहुंचाई। उन्होंने हमारे साथ वादा किया 3000 का, लेकिन हमें पिछले 3 महीनों से जो उन्होंने 1250 किए वो भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे? नहीं, 3 महीने हो गए नहीं मिल रहे हैं। जब से ये हुकूमत बन गई ना जी, तब से बहुत मुश्किलात आ रहे हैं एक डिसेबल पर्सन को। उन्होंने हमारे साथ वादा किया, इन्होंने हमारे साथ वादा किया 3000 का, लेकिन 250 रुपया उन्होंने हराया। जो पहले 1000 था, अब उसमें 250 इजाफा किया, तो उससे क्या हो जाएगा? एक तो ये कट करके सकीना मैडम को भेजना जी। दूसरा हमारा अपना मुद्दा था, जो हमें एक गली थी इधर, उसको म्युनिसिपैलिटी हाजिन ने एक ड्रेन दी जी। बदकिस्मती से उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये डिसेबल है। उन्होंने ऊपर जो स्लैब डालनी थी उस पे वो चादर डाली। उनको ये एहसास नहीं रहता है कि इधर विंटर होते हैं, अगर बारिश गिरेगी तो उस जो वो चादर है ना, वो एग्जैक्ट बताइएगा, क्योंकि आपकी हम अभी प्रोग्राम के खत्म के होने के बाद ही आपका मामला वहां तक उठाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल लोगों का मामला है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी मैं 5 वार्ड 5 में आता हूँ जी। तो उन्होंने जो हमको ड्रेन एक दी, उस पे वो जो स्लैब होती है ना वो नहीं डाली। उन्होंने वो जो चादर होती है ना वो लोहे की कुछ, उस पे वो जब बारिश गिरती है तो आम इंसान उस पे गिर जाता है। मेरे साथ बात ही नहीं। ये फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। और जी मैंने उस टाइम जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन इरशाद साहब, उसको बोला था मोतबाना गुजारिश की ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। बिल्कुल आपके मामले को हम उठाएंगे। अब मेहरबानी करके ये मसला जो हमारा कंसर्न ये है, एमएलए हिलाल अकबर साहब, आप उसके बहुत तारीफ करते हैं, उसके नोटिस में लाए। जो उसका सपोर्ट प्रोग्राम के खत्म होते ही उनके नोटिस में मामला आएगा। जी जो उसका सपोकस पर्सन है ना इधर, इसाक, वो अच्छा लड़का है, मैंने उसकी नोटिस में भी लाया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जनाब हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका ये मामला हल किया जाएगा, और अगर हिलाल अकबर लोन साहब एमएलए, ऑनरेबल एमएलए से हल नहीं हुआ तो हम इसको सीएम तक ले जाएंगे, क्योंकि आपका मामला है और इस मामले में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये लोकल लेवल पे हल हो जाए। अगर नहीं हुआ तो ऊपर भी हमें ले जाना पड़े। हम वकालत करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है सरकार से बात पूछना, और हम उन तक ये बात पूछेंगे, उन तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने के लिए। ये स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं, इनके एक फंडामेंटल राइट है, और ये अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी भी है। खुदा न करे ये वो जो अरबाब मिकदार में लोग बैठे, शायद अगर वो ऐसे होते तब क्या होता, तब दिमाग में क्या होता। तो दुआ करें कि अल्लाह हम सब पे रहम करे, और इनके जो हकूक़ हैं कम से कम इधर उधर डंडी मारते हैं, ऐसे मामलात में डंडी ना मारें। बहुत शुक्रिया आपका सर कॉल करने के लिए। जावेद, इसमें भी सनम जी फंड्स का ही मामला आता है। देखिए फंड्स का मामला 3000 तो वादा किया है, लेकिन 250 रुपये इजाफा किया, और 3 माह से इनको वो भी नहीं मिल रहे। ये बहुत ही मामला है जी, 3 माह से इनको नहीं मिल रहे। अब आपने फंड्स, उमर साहब ने कल बताया ना, उससे हम पूछेंगे कि आपने बताया था कि फंड्स वापस मकदार में। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी चलिए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अफसर पर जनाब बशीर अहमद। बशीर साहब कहाँ से? जी एक्चुअली बलाक मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से सर। हमें किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ में कौन सी जगह से? बहुत खूबसूरत है किश्तवाड़, और किश्तवाड़ का पानी बहुत मीठा है। और किश्तवाड़ में एक चीज और बताऊंगा आपको क्या है सर मसला पता क्या है सर हमारा? सर एक्चुअली हमारा इलाका जो है फार फलंग एरिया है, बहुत मतलब फार फलंग एरिया है जनाब, पहाड़ी एरिया है। हमें यहाँ हर किस्म की जनाब मुश्किलात का सामना करना है, चाहे स्कूल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जनाब। जी जी।
और हमारा सर जो वाटर सप्लाई जो है ना, जो JJM का स्कीम था सर जी, उससे भी हमें बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की भी यहाँ पर बड़ी किल्लत है, बहुत सारे इलाके पानी के बगैर बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है जो इलाका डेवलपमेंट है जनाब, इलाका हमारा मुंशितर है, ये कुड़िया है, नीम कुचन है, लोईधार ए है, बी है, इसमें पानी की और स्कूल की जो ना और एजुकेशन की सर बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। बिल्कुल। ये कश्तवाड़ बाजार से या टाउन से कितना दूर है आपका इलाका? ये हमारा टाउन से दूर है कम से कम 20-25 किलोमीटर से दूर है। 25 किलोमीटर तो कोई दूरी नहीं है आज की डेट में। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपका मामला JJM का है और एजुकेशन का है। दोनों मामला जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां तक हम पहुंचाएंगे और उन तक पहुंचाएंगे कि इस मामला को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया कश्तवाड़ के बारे में। और कश्तवाड़ के बारे में एक चीज रिजवान आपको मालूम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नीलम जो है कश्तवाड़ के पाडर इलाके में पाया जाता है। हमारे बच्चे जो हैं, जो जनरल नॉलेज में अगर इजाफा करना चाहते हैं तो उनके लिए बताता चलूँ, पाडर का इलाका है कश्तवाड़ का, और दुनिया का सबसे बेहतरीन अनमोल नीलम जो है वो कश्तवाड़ से पाया जाता है। लेकिन जहाँ हमने अभी कही ना फंड्स की बात, अगर सरकार हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे, उसको बाज़ाब्ता तौर पे लीज आउट करे, टेंडर करे, उसके लिए बाज़ाब्ता जो प्रोसेस हैं उससे वो नीलम वहाँ से निकाले, तो हमारे जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा आमदनी होने वाली है वो उस पाउडर की, उस माइनिंग से, उस नीलम पत्थर से होने वाली है। ये जिस तरह अरबों के लिए तेल है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए दो चीज़ें हैं, पानी और ये नीलम। लेकिन उसमें भी है कि सिस्टम कुछ ढीला है और सिस्टम के ढीलेपन की वजह से वहाँ से नीलम को जो है ऑफिशियल तौर पे नहीं निकाला, अनऑफिशियली निकाला जाता है, वहाँ से नीलम निकाला जाता है। मैं राजस्थान में कुछ साल पहले था और वहाँ पे जब मैं वहाँ राजस्थान में ये नीलम का काम बहुत होता है, तो मैं कुछ वहाँ नीलम के जो व्यापारी हैं, मैं एक दूसरी चैनल के साथ काम करता था, तो हम उन पर स्टोरी कर रहे थे। ये करीबन 10 साल पहले की बात है। तो वो जो स्टोरी हम उन पर कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया कि नीलम जो है, कश्तवाड़ का नीलम दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा तरीन नीलम है उन ट्रेडर्स के मुताबिक। और लेकिन यही था कि जो बैक चैनल पे या ब्लैक चैनल पे जो नीलम वगैरह से निकाला जाता है, आ जाता है, सरकार को किसी को फ़ायदा नहीं होता है, वो कुछ लोगों को है वो फ़ायदा वहाँ से हो जाता है, ज़्यादा फ़ायदा आवाम को, क्योंकि सरकार को जब फ़ायदा आएगा तो आवाम को फ़ायदा होता है। तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसका बाज़ाब्ता तौर पे प्रोसेस नहीं किया गया है। इसी कश्तवाड़ में आपको याद होगा इन दिनों बिजली का असला प्रोजेक्ट बन रहा है, उस पर सियासत हो रही है, लेकिन इस चीज़ पे हमारे पॉलिटिशियंस वहाँ के, हमारी सरकार, हमारा कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि उस सब लोगों का उसमें शायद अपना अपना फ़ायदा है। जी रिजवान, अगले बताइए आगे क्या है? नहीं, मुझे इशारा कर रहे हैं प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन पाज़िर हो चुका है। मेरे मोबाइल में भी रात सुबह के 9:58 हो चुके हैं और ये 10 बजे तक आपका हमारा प्रोग्राम रहता है आपके साथ। आपको नाज़रीन को हम ये याद दिलाते चले, आपने फ़ोन कॉल किया, आप टेलीविज़न पे हमें देख रहे हैं, तो फ़ोन कॉल के ज़रिए आपसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, और कभी कभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें देख जाते हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, जिनमें फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो अपनी राय अपने कमेंट्स के ज़रिए आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे, उम्मीदवार है जो हमारे लोग जो राय देंगे रिजवान, उसी हिसाब से हम प्रोग्राम का आगे बेहतर करेंगे। जी 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 जी। रिजवाना जी सिर्फ कर रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने जी ही किया, आप ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आज मुझे उम्मीद थी रिजवान आज बहुत बोलेगा, लेकिन आज भी इन्होंने जिम्मेदारी बोलने की मेरे ही दे रखी थी। कोशिश करते हैं कि आप तक सही हक़ाइक़ पहुँचाएँ। तो अभी का पयाम सुबह प्रोग्राम इतना ही। रिजवान इजाज़त लें हमसे। जी, उम्मीद है जितने भी देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं उनको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर सुबह 9 बजे आपके सामने हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आपका दिन अच्छा रहे और हमारी दुआ है कि आप कामयाब रहें, कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।